नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 25 से भी ज़्यादा जीके के ऐसे सवाल के बारे में जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल 2024 में आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। और आप सभी से मेरा ये वादा है कि आने वाले 8 या 7 मिनट में आप सभी 25 से भी ज़्यादा ऐसे प्रश्नों को जानेंगे जो कि आपका किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर आया हुआ है और आने की संभावना हड़बड़ होती है। ठीक है, तो प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हर रोज़ आपको मिलेगी। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के किसी भी वेरिएंट की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। यहाँ आपको हर रोज़ प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हमारे पहले सवाल पे। पहला सवाल है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो हमें पता होना चाहिए, बाबर जो है हमारे मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? बताइए। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। ठीक है, हार्ट एंड सूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? संवैधानिक उपचारों। ठीक है, संविधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो हार्ट एंड सूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को जो है वो संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को जो है वो हमारा भारतीय संविधान जो है लागू किया गया था, हमारा देश गणतंत्र हो गया था। ठीक है, ये डेट आप सभी को याद रखना है। अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर, मतलब 2 महीने पहले। ठीक है, 2 महीने पहले जो है वो संविधान को जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत प्रवाह। ठीक है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है एमीटर। ठीक है, एमीटर का उपयोग जो है इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दा जो है हमारा वो यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के द्वारा जो है वो हमारे अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा जो है भारत रत्न और पद्म विभूषण आदि जो है अलंकरण प्रदान किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 18 के द्वारा। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो 36वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत जो है भारत को में जो है सिक्किम को 22वां राज्य जो है घोषित किया था। ठीक है, 36वां कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था 22वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये भी याद रखना है आप सभी को, 1975 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पहली भारतीय महिला ओलंपिक खेलों में। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? ठीक है, हम लोगों ने सुना होगा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, तो ये जो हमारा झंडा गीत है ये किसने लिखा था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था।
ठीक है, याद रखना है सभी को। अगला प्रश्न है पशुओं में मिल्क फीवर। मिल्क फीवर एक बीमारी है जो कि पशुओं में होती है, वो किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कमी के कारण जो होती है मिल्क फीवर नामक बीमारी होती है, किसमें? पशुओं में होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबार के जो हैं वो कवि थे, ठीक है, बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट की किसी एक रचना को जो है आप कमेंट में बताइए अगर आपको पता हो। बाणभट्ट का मतलब एक बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, उसका नाम अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, ठीक है। और जिसका जवाब सही होगा उस कमेंट को हम पिन कर देंगे ताकि सबको पता लग जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो है संसद की बैठक होना अनिवार्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप हमारा जो भारत में जिसमें भारत है वो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अगला प्रश्न है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम मनोहर लोहिया जो है वो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है वो भारतीय संविधान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, ठीक है, सबसे अधिक प्रभाव। अगला प्रश्न है अच्छा ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, क्यों जो है किस वजह से क्या है ये अधिनियम और किसके वजह से इस पर अधिक प्रभाव पड़ा, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आएगी। अभी MCQ जानते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपसे ऐसा सवाल आए तो आपको भारत सरकार अधिनियम याद रखना है और 1935 का, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत पर फूलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो है वो भारत पर फूलों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? तो गुप्तकालीन नवरत्न जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो है दरबार में जो है वो गुप्तकालीन नवरत्न थे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो उसी के शासनकाल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो है वो चीनी यात्री फाहियान नामक का एक चीनी यात्री था, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उसके शासनकाल में जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा वो आरंभ हुई थी। प्रशासनिक सेवा अर्थात जो हमारा प्रशासन पुलिस जो है उसके मतलब उसकी सेवा जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हो चुकी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? अगर आप बौद्ध संघ में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसके लिए एक आयु सीमा थी, कम से कम आप 15 वर्ष के होने चाहिए, तब जाकर के आप बौद्ध संघ में सम्मिलित हो सकते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड नामक द्वीप है, वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है पौधे के किस भाग से हमें हल्दी मिलता है? ठीक है, तो हल्दी जो है वो स्टेम से मिलता है, अर्थात तने से हमें प्राप्त होता है क्या? हल्दी, ठीक है, तने से प्राप्त होता है, याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है पानी की गहराई मापने के लिए प्रयुक्त इकाई का नाम बताइए। तो फैदम को जो है वो फैदम से नापते हैं पानी की गहराई को, ठीक है, फैदम से, ठीक है। और उस मीटर का नाम क्या है? फैदोमीटर से नापते हैं, ठीक है, पानी की गहराई को, ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है वो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को जो है वो हमारे मित्रों समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा गया है, ठीक है। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो का ये आखिरी सवाल था और ये 25 से ज़्यादा हम लोगों ने 29 क्वेश्चन किए हैं शायद, और ये सारे प्रश्न आप सभी अगर देख पा रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेसिक से सवाल है लेकिन पूछा जा सकता है, और इनमें से कई प्रश्न जो हैं वो एसएससी के अलग अलग वेरिएंट में बार बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ ऐसी वीडियोज़ आपको मिलेंगी और एसएससी की तैयारी आपकी बहुत ज़्यादा पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तैयारी करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।